हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग्स। बॉन्डिंग्स में हम देखेंगे कि जो भी हमारा बॉन्ड होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कब ज़्यादा होगी, कब वो कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे मजबूत बॉन्ड की, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। उसके बाद आपका कोवलेंट बॉन्ड आएगा मजबूती में। अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा, ये तो सीधी सी बात है। हाँ, अगर ओवरलैपिंग जो है वो दो ऑर्बिटल के बीच में पुअर होगी तब भी बॉन्ड कमज़ोर होगा। जैसे मान लो आपका 1s और 5p की ओवरलैपिंग अगर कराएंगे तो पुअर ही बॉन्ड बनेगा। अगर आप 2p और 1s की ओवरलैपिंग कराओगे तो वो बेटर होगी। मतलब बड़े बड़े ऑर्बिटल्स पुअर ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड कमज़ोर होता है। इसके अलावा लोन पेयर रिपल्शन से भी बॉन्ड कमज़ोर होता है। अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस से बॉन्ड में आती है मजबूती। कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन से बॉन्ड में आती है कमजोरी। अगर आपका बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो जल्दी वीक होते हैं एज कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर हम बात करें स्ट्रेन की, जितनी छोटी रिंग होगी उसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। ड्यू टू बेंट रूल उसके बाहर की तरफ जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी मजबूत होगा, उसे भी हम देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा अगर एस करैक्टर बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगी, तब भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर किसी एटम की साइज घटेगी तो ओवरलैपिंग बेटर होगी, तो भी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। पी पाई डी पाई होगी तो डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। एक एक करके हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि इन फैक्टर से बॉन्ड की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा है, और उनके अलावा बेसिसिटी पे, एडक्ट फॉर्मेशन पे, बॉन्ड एंगल्स पे, डायपोल मूवमेंट्स पे भी क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड एनर्जीज का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो 2p पाई सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है। उसके बाद 2p पाई 3d पाई, देन 2p पाई 4d पाई, और फिर 2p पाई 3p पाई, सबसे खराब होती है 3p पाई। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर है बैक बॉन्डिंग्स का। ठीक है, हम बात करते हैं स्टार्टिंग से N2 और P2। अब N और N के बीच में अगर हम बात करें तो ये जो ओवरलैपिंग है ये कैसी है, 2p, और जो PP है उसमें जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, 3p। अभी मैंने बोला कि बड़े ऑर्बिटल्स कभी भी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि P हो जाएंगे बड़े, और बड़े अगर हो जाएंगे P तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो खराब ही होगी। इतने बड़े ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो ये ओवरलैपिंग, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड बनाऊँ इससे या पाई बनाओगे तो आप पाई से भी समझ सकते हो, सीधी सी बात है। छोटे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बड़े ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमेशा पुअर होगी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करूं तो एन ट्रिपल बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो 2p की है, वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ऑर्बिटल्स छोटे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दोनों एटम्स के बीच में। जबकि p का बॉन्ड तो ये p2 तो मिलता ही नहीं है, एक्चुअल में p ट्रिपल बॉन्ड p मिला ही नहीं है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है p4 में, ये p4 में मिलता है। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है। अब बात करें ClO, SO, PO और SiO, इसके अंदर हो रहा है d पाई p पाई। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर जो कि p ऑर्बिटल में, और क्लोरीन के पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर हम तुलना करें ClO की SiO से, तो सिलिकॉन, आप सभी लोग जानते हो कि जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो पीरियड टेबल में तो साइज जो है वो घटती चली जाती है। अगर हम साइज की बात करें तो क्लोरीन और सिलिकॉन में अगर हम साइज देखें तो क्लोरीन के जो d होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के p तो चलो 2p है ही, लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अंदर देखें तो सिलिकॉन के डी रिलेटिवली बड़े हैं, इसके p इतने बड़े नहीं है जितने सिलिकॉन के डी हैं, तो इसकी जो बैक बॉन्डिंग होगी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ClO में होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की साइज ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर की है। इसके अलावा नेक्स्ट में अगर हम बात करें C, ये तो सब CC, इसमें जो ओवरलैपिंग है C डबल बॉन्ड C में, ये 2p की है। C डबल बॉन्ड C कैसी ओवरलैपिंग है, 2p, ये तो छोटे छोटे हैं, अच्छे मिक्सिंग करेंगे। सिलिकॉन हो चुका है बहुत बड़ा, ये हो चुका है तुम्हारा 3p, तो खराब होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। छोटे ऑर्बिटल्स अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, मजबूती आएगी उससे बॉन्ड में। नीचे आए अगर हम CC, फिर वही 2p 3p 4p 5p। अब 10 तो बहुत ही बड़ा हो गया, अब इतने बड़े ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो वो टूट ही जाएंगे क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना। बिग साइज के ऑर्बिटल्स अच्छी तरीके से ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, सीधा सा ये भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से मजबूत होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से होता है, तो सीधी सी बात है। अगर हम बात करें सारे सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, तो H और H हाइड्रोजन छोटा होता है, छोटे ऑर्बिटल्स होंगे तो अच्छी इंटरमिक्सिंग करेंगे। ठीक है, अगर बात करें NN की, O की और FF की, तो NN इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तीन लोन पे रिपल्शन है।
अगर मैं फ्लोरीन में बात करूं तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन है और इस रिपल्शन से ये बॉन्ड कमजोर होने लगता है और जल्दी टूट जाता है। जबकि अगर हम बात करें NN में सिर्फ एक ही लोन पेयर है, इसमें रिपल्शन इतना नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, सबसे अच्छा तो यही होगा हाइड्रोजन का ही, क्योंकि वो बहुत छोटा है, और सबसे खराब FF का बॉन्ड होगा, सबसे कमजोर होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कमजोर होने की कगार पर खड़ा है। नीचे बात करें HH की, तो HH तो छोटा छोटा था ही, तो इसका बॉन्ड तो मजबूत होना ही था। अगर हम Cl, Br और फ्लोरीन और I की बात करें तो यहां पर फ्लोरीन जो है वो 3rd नंबर पे चला गया। रीजन क्या है? क्लोरीन के पास होते हैं वैकेंट डी, तो यहां थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये बॉन्ड मजबूत हो सकता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन में, फ्लोरीन के पास कोई डी नहीं होते, यहां पर एक्सट्रीम लोन पेयर रिपल्शन होंगे, जिससे ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो क्लोरीन के बाद नंबर आएगा ब्रोमीन का, इसमें भी थोड़ी बहुत बैक बॉन्डिंग हो सकती है, फ्लोरीन में कोई सीन नहीं है। आयोडीन के अंदर बैक बॉन्डिंग की चांस नहीं है, क्योंकि आयोडीन के लोन पेयर बहुत बड़े हो चुके हैं, और वो आयोडीन जो है उसकी जो ये बॉन्ड एनर्जी है ये भी काफी कम रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में अच्छी तरह से ओवरलैप किए ही नहीं होंगे, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशल केस था। यहाँ फ्लोरीन 3rd नंबर पे चला गया है, रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन। SiO और CO की बात करें अगर हम, तो SiO ज्यादा मजबूत है, रीजन इज दोनों ही देखने में लग रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर इसके अंदर हो जाएगा, सिलिकॉन पे होते हैं वैकेंट डी, इसके पास होते हैं लोन पेयर, तो या पी पाई हो सकती है पार्शियल। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा इससे, जबकि कार्बन में कोई डी होता ही नहीं है, तो वो सिंगल ही रहेगा। हम बात करें CO और SiO, CO और SiO अगर हम बात करते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड जो है तुम्हारा 2p है, और SI डबल बॉन्ड है ये कैसा है हमारा 3p 2p, तो 2p ज्यादा अच्छा होता है 3p 2p से। ठीक है, इससे तो सीधी सी बात है C डबल बॉन्ड हो SI डबल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा। BF, BO और BN की बात करें, बोरोन के पास होते हैं वैकेंट p, बोरोन के पास क्या है वैकेंट p। फ्लोरीन है यहां पर, एक में ऑक्सीजन है और एक में नाइट्रोजन है। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वो सारे 2p के हैं। अब आप देखोगे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन, तो वो आराम से इसके वैकेंट p में अपने लोन पेयर दे देगा, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत होने लगेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इसमें भी आएगा पर इसमें इतना मजबूत नहीं आएगा जितना B और N में आएगा, क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी बोरोन और नाइट्रोजन के अंदर है। रीजन इज क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो उस ऑर्बिटल में है जो आराम से डोनेट हो सकते हैं। रीजन इज क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है रिलेटिवली, तो वो इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो BN के अंदर ये B और N का बॉन्ड काफी मजबूत रहेगा एज कंपेयर टू B और F के बॉन्ड से। अगर हम बात करें NO नेगेटिव और PO नेगेटिव में, N एल्किल ऑक्साइड्स और फॉस्फीन ऑक्साइड्स, तो यहां पर N के पास कोई भी वैकेंट डी नहीं है, ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, पर फॉस्फरस के बाद क्या होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिससे बैक बॉन्डिंग हो सकती है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो फॉस्फरस का जो बॉन्ड बनता भी है, तो वो बनता कैसे है, ऑक्सीजन जो होता है पहला जो बॉन्ड होता है, फॉस्फरस देता है ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, फिर ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉस्फरस का डी में दे देता है, तो ये नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड होता है, ये कन्वेंशनल पाई बॉन्ड नहीं है जैसे हम नॉर्मली बना देते हैं, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डायपोल्स की भी बात करें तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि सिग्मा आपने आगे दिया और फिर डायपोल पीछे आ गया तो कैंसिल कर दिया इसने, क्योंकि डायपोल होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायपोल अपोजिट होंगे तो वो काट देंगे दूसरे को, तो इसकी डेवलपमेंट काफी कम होती है इससे। यहाँ पर हमें देखनी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत रहेगा NO से। PO से हम तुलना करें अगर PMe3 की, POF3 की तुलना कर रहे हैं हम POMe3 से, तो यहां आप देख सकते हो फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो फॉस्फरस में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो जो जल्दी से फॉस्फरस ऑक्सीजन से अपने लोन पे ले लेगा अपने डी में, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी बनेगा, इससे इसमें मजबूती आएगी। जबकि मिथाइल क्या होता है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका, तो ये वापस क्यों लेगा, ये तो दे और रहा है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ P डबल बॉन्ड हो, P सिंगल बॉन्ड O की तरह रहेगा, तो ये काफी कमजोर होगा। सबसे मजबूत फ्लोरीन, मतलब जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट आप यहाँ लगाते जाओगे बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, बॉन्ड उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर फिनाइल क्यों हो रहा है इसके बाद, क्योंकि फिनाइल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फिनाइल लगा दिया है, तो फिनाइल में क्या है, सब sp2 तो है, तो एस कटर ज्यादा है ना, तो ये खींचेंगे तो ये वापस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा, मतलब ऑक्सीजन से लोन पेयर वापस फॉस्फरस के डी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। ये PO मैंने लिखा है न्यू PO, ये PO की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। HF, HCl, HBr, HI, अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट से देखते हो, अगर आप देखते हो कि इसमें पोलर बॉन्ड कौन है ज्यादा, तो HF ही ज्यादा पोलर है। रीजन, क्योंकि HF के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है,
तो एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलर बॉन्ड सबसे मजबूत होता है केमिस्ट्री में। दूसरी बात, एच और आई का बॉन्ड काफी कमजोर है क्योंकि आयोडीन है बहुत बड़ा। भाई अगर हम बात करें 2p 3p 4p 5p, अब कहां 5p और 1s का इंटरेक्शन तो बहुत ही खराब होगा, तो जल्दी टूटेगा। तो हर हिसाब से HI खराब हो रहा है, HF मजबूत हो रहा है, चाहे ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से देखो चाहे पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से देखो। HF OH NH और CH, यहां पर तो साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, साइज जरूर छोटा होता है लेफ्ट साइड चलने पे, पर साइज है तो 2p के सारे ऑर्बिटल्स। तो H और F का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो वो ज्यादा मजबूत भी होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जबकि जो CH का बॉन्ड है उतना पोलर नहीं है तो वो कम मजबूत है। ठीक है, HF सबसे मजबूत है। डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड है, ऊपर से सब में ही 2p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अब आप देखोगे पोलैरिटी, CO का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बॉन्ड जितना पोलर होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत भी होगा। ठीक है, हो गया ये भी लो। ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सभी में सेम ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, पर ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। sp मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा वो एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पर 50% s है, जबकि ये कैसा है sp3, तो ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो अगर ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहां तो डाइपोल्स बन गए, मतलब ये फिर से कैसा बन गया, पोलर बन गया। पोलर बॉन्ड हमेशा मजबूत होते हैं, तो ये वाली बॉन्ड काफी मजबूत है। IR में भी आप देखोगे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काफी हाई जाती है, 3300 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे मजबूत है, सिंगल बॉन्ड CH सबसे कमजोर है। रीजन इज पोलैरिटी या एस कैरेक्टर, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा है। अगर हम बात करें खाली डबल बॉन्ड से और डबल CH3 से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर sp3CH लगा होगा तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होने लगता है, H पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज चलने लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड बार बार वीक होने लगेगा, ये वाला बॉन्ड बार बार वीक होने लगेगा। अगर ये बॉन्ड बार बार वीक होगा तो ये तो डबल से सिंगल की तरफ जा रहा है, तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन जिससे बॉन्ड बार बार कमजोर हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत रहेगा क्योंकि यहाँ एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, बात करें अगर हम साइक्लोप्रोपेनोन की, तो साइक्लोप्रोपेनोन में इसकी तुलना कर लेते हैं साइक्लोब्यूटेनोन से, तो इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, और आप जानते हो कि हाइब्रिडेशन इसकी है sp2, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। एक्सपेक्टेड था कि 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो है कितने का, 60 डिग्री का। मतलब 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल के अंदर, मतलब आप जानते ही हो 90 डिग्री पे प्योर p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं और 109 होता है बॉन्ड एंगल, तो sp3 होने लगता है वो। तो 60 डिग्री पे तो p ही रहेंगे, अब 90 पे p आ गए तो 60 पे भी p रहने वाले हैं, अब ऐसा होता नहीं है। तो यानी ये जो बॉन्ड्स हैं दोनों के दोनों साइक्लोप्रोपेनोन के, ये प्योर p से मिलकर बने हुए हैं। आप साफ दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर एस कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री पे p रह जाता है, क्योंकि 90 पे p आ गया था। अब 90 के ऊपर चाहे कहीं भी जाओ आप, आपको p ही मिलेगा। तो ये अगर p से मिला हुआ है तो आपका इसकी हाइब्रिडेशन तो sp3 है ना, तो ये 33.3% एस गया कहाँ, इसका 33.3 और इसका 33.3 आगे बढ़ गया होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ऊपर का तो फिक्स नहीं है ना बंगल, तो यहां इस बॉन्ड में अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड मजबूत होने लगेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। और यहाँ तो नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जा रही है अब टेंशन नहीं है, अब स्ट्रेन कम होता जा रहा है। अब इसका एंगल होता है 105 डिग्री, अब सिर्फ 15 का स्ट्रेन रह गया, स्ट्रेन कम होता जाएगा। तो इन बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो सामने वाले में एस कैरेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो या पी बढ़ता जाएगा, आप कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा। छोटी रिंग आप ऐसे भी मान सकते हो, छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, छोटी रिंग के बाहर जो बॉन्ड होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, ड्यू टू बेंट रूल। अगली बात करें, सेम वही वाली बात, बेंट रूल। छोटी रिंग एंगल कितना है 60 डिग्री, हाइब्रिडेशन क्या बोल रही है, कितना होना चाहिए, हाइब्रिडेशन बोल रही है कि sp3 हाइब्रिडेशन में होता है एंगल 109 डिग्री, 109.28 मिनट का। तो ये कितने की स्ट्रेन में है, 49 डिग्री के दबाव में है ये। तो 60 डिग्री पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है, एक्चुअल में ये बॉन्ड पूरा प्योर ये p ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, बेंट p ऑर्बिटल से। तो ये जो बॉन्ड है आपका, इसके अंदर एस कैरेक्टर है ही नहीं, तो एस गया कहाँ, 33.3 मतलब sp3 का मतलब क्या, 25% एस कहाँ गया, इसका 25 गायब हो गया, वो शायद बाहर के बॉन्ड्स में बढ़ गया होगा। 25 पहले से था, 25 इन दोनों में था ही, इसके अंदर का 25 और इसके भाई 25 बाहर बढ़ गया, 100 आ गया बाहर। अगर 100% एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाएगी। ठीक है, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसलिए छोटी रिंग ज्यादा मजबूत होती है। छोटी रिंग का जो बाहर का एच होता है, या बाहर का कोई भी बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड हो बाहर चाहे डबल बॉन्ड हो, बाहर चाहे एच हो, बाहर चाहे एल्कीन हो, ये सारे बॉन्ड काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें OH और OF की, तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो F खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, H तो खींच ही नहीं सकता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं है, तो उल्टा है, या तो O खींच रहा है।
तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर भी F लगा रखा है हमने, यहाँ भी F खींच रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी साइज घटती है, साइज घटेगी तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है O2H2 के कंपैरिजन में। BOH में इसमें तुलना करें तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होने लग गई भाई। BOH का होल थ्राइस में अगर हम देखें तो इसमें होता है वैकेंट पी, इस पे लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग कर गया। ठीक है, तो यहाँ तो आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जबकि BOH का होल 4 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड सिंगल ही रहेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया बैक बॉन्डिंग। R3SiOH और R3COH में अगर बात करें OH की, तो R3SiOH यहां पर हो रहा है सिलिकॉन के पास होते हैं वैकेंट डी, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो यहाँ तो पी पाई हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी निकल जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा ना, ये वीक हो जाएगा। जबकि R3COH में कंपैरिजन करें तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड वीक, तो ये वाला बॉन्ड अपने आप ही मजबूत रहेगा। तो अगर ये मजबूत रहा तो हम कहेंगे ना OH बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, इसकी न्यू एच ज्यादा है, या आप ये भी कह सकते हो ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसने जल्दी H+ निकाल दिया है, ये कम एसिडिक है ना, ये भी बोल सकते हो आप। BF3 BCl3 BBr3, अगर हम बात करें यहाँ इसकी ल्यूस एसिडिटी की, तो BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास होते हैं वैकेंट पी, Bi3, दोनों ही केस में बोरोन के पास वैकेंट पी है, पर फ्लोरीन के जो पी हैं उनकी साइज बोरोन के 2p से मैच करेंगे कि दोनों ही 2p है, जबकि आयोडीन के पी हो चुके हैं बहुत ही, लोन पेयर हो चुके हैं बहुत बड़े, और इसका 2p है छोटा, तो ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती है, इतने बड़े लोन पेयर इतने छोटे पी में नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से ये इसकी तो जो कमी है वो पूरी हो गई, तो ये हो गया पुअर ल्यूस बेस, ये है आपका गुड ल्यूस बेस। ठीक है, सॉरी गुड ल्यूस बेस नहीं, ल्यूस एसिड, सॉरी ल्यूस एसिड। ठीक है, गुड ल्यूस एसिड, ये पुअर ल्यूस एसिड। तो एसिडिटी निकालनी हो तो हम एसिडिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात रही आपकी स्ट्रेंथ की, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत रहेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर रिलेटिवली सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, तो ये वीक है। यहाँ मैंने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, ये बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है। हाँ, लेकिन अगर पूछता है ल्यूस एसिडिटी का ऑर्डर बताओ तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स इसका। ठीक है, ल्यूस एसिडिटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो वो ल्यूस एसिडिक ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें N2H2 और N2F4 में, अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। N के साथ तुमने लगा रखे हैं F, और यहाँ N के साथ लगा रखे हैं H। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ प्लस चार्ज आने लगेगा, ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ फिर प्लस आने लगेगा, और दोनों प्लस जो है ये छोटा कर देंगे, नाइट्रोजन को छोटा कर देंगे, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है इसके तुलना में। CHF3 और CHCl3, अगेन वही बात, C से लगा रखा है तुमने एक में Cl, एक में लगाया है F, और एक में लगाया है Br। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें प्लस चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा तो इसकी साइज हो जाएगी छोटी, छोटी होगी तो H के साथ ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। SiX4 और SnX4, SI और S की साइज रिलेटिवली अच्छी है। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो D हैं 3D, और X कोई भी कॉमन ले लेता हूं मैं, चलो क्लोरीन मान लेता हूं, तो 3D 2p का इंटरेक्शन अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम बड़ा करते जाओगे यहाँ तो टिन तो बहुत ही बड़ा होगा, इसके संग तो बहुत गंदी ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल बड़े होते जाएंगे तो ओवरलैपिंग पूरी होती जाएगी, तो बॉन्ड भी कमजोर होता जाएगा। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की यहाँ बात करें स्टेबिलिटी की, तो N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कैसा 2p2p इंटरेक्शन है, और जबकि अगर हम आगे बात करें आर्सेनिक वाले कंपाउंड में, तो आर्सेनिक में क्या हो रहा है, आर्सेनिक का तो ऑर्बिटल बहुत ही बड़ा हो गया होगा, 4p2p, तो इंटरेक्शन पुअर है, तो ये वाला अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। ठीक है, नाइट्रोजन का 2p2p अच्छा है, बड़े ऑर्बिटल्स होने लगते हैं तो इंटरेक्शन खराब होने लगता है। अगर हम बात करें बेसिटी की, OCH3 और O से लगा हुआ है SiH3, तो यहां पर अगर हम बात करें बेसिटी की, दोनों के पास लोन पेयर तो होते ही हैं, दोनों के पास दो लोन पेयर है, लेकिन इसके पास होते हैं वैकेंट डी, तो ये अपने लोन पेयर इसके डी में दे देगा, तो इसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। एक तो ये जो पहले sp3 था वो sp2 होने लगेगा, ये ठीक है प्लेनर होने लगेगा, और ये लोन पेयर इसके डी में चलेगा, तो ये बेसिक रहेगा ही नहीं, ये किसी को H को अपने लोन पेयर देगा ही कैसे। हाँ, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो ये आराम से H+ को अपने लोन पेयर दे सकता है, ज्यादा बेसिक है होगा उसकी तुलना में। ठीक है, ये देखो अगर हम तीनों की बात करें स्टेबिलिटी की, POPH3, POMe3 और POET3 है ना, POPH3 में sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम लगे हुए हैं तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, Me में नहीं है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है वैसे, तो ये अल्फा और बीटा वाला जो हाइड्रोजन होता है वो O के पास आ जाता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड बनने लगता है तो ये वाला बॉन्ड वीक होने लगता है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन की वजह से ये वाला कमजोर हो जाता है, तो ये स्टेबिलिटी सबसे कम रहता है, जबकि इसमें कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें SiO4 मतलब सिलिकेट, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोरेट की,
तो पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी सिलिकेट की सबसे ज्यादा होगी। रीजन इज क्योंकि Si और O का बॉन्ड और Cl और O के बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड सबसे खराब था। क्यों? क्योंकि इसके डी बड़े थे, जबकि इसमें क्या हुआ है, इसमें डी छोटे हो चुके हैं। लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड टेबल में तो आपको पता ही ना, साइज छोटी होती है, तो ये वाला बॉन्ड काफी मजबूत है तो इसको सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये पॉलीमर क्यों बनाएगा। जबकि ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वीक है तो इसको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो ये पॉलीमर बनाता चला जाता है। इसलिए जो जितने भी रॉक्स हैं, ठीक है, मिट्टी है, ये सब में सबसे सिलिकेट होता है, इसलिए ये इतने मजबूत होते हैं। ये हो गया NSF3 SNF3 SNH3 की अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो S और N के बीच में जो बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां पर डी पाई पी पाई जो बॉन्डिंग होगी, तो यहां पर फ्लोरीन ने क्या किया है, अगर हम इसकी तुलना करें S ट्रिपल बॉन्ड NH, यहां पर H लगा दे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसने फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे होंगे तो सल्फर में प्लस चार्ज आया होगा, तो यहां जो सल्फर के डी रहे होंगे बड़े, वो पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटी हो गई ना, तो इसके डी जो बड़े थे वो छोटे हो गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया उनमें, तो अगर वो छोटे हो जाएंगे तो वो आराम से एन के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे कि नहीं। जो बहुत बड़े डी हुआ करते थे वो छोटे हो चुके और आराम से नाइट्रोजन के साथ पी के साथ पी पाई डी पाई कर पाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है, तो यहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। सल्फर के डी होंगे बहुत बड़े और नाइट्रोजन के जो पी होंगे वो छोटे, तो ये अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कंपाउंड तो मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। ये कंपाउंड मिलता है तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए में कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ये कंपाउंड मिला ही नहीं है, रीजन इज क्योंकि इसके डी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुए। कॉन्ट्रैक्शन तो तब होगा ना फ्लोरीन लगा हुआ है, या क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन सल्फर से खींचेगा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सल्फर पे पॉजिटिव आएगा तो वो जो बड़े ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, उनको खींच के छोटा कर देगा, छोटा हो जाएगा तो उनकी साइज नाइट्रोजन के पी के साथ ऑलमोस्ट टक्कर में आ जाएगी और बैक बॉन्डिंग कर पाएगी। नीचे वाले में अगर हम बात करें NCS और NCS3 की बेसिसिटी की या बॉन्ड एंगल की, तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यहाँ SiS3 है, सिलिकॉन के पास होते हैं वैगन डी, इसके पास होते हैं लोन पेयर, ये तो डबल बॉन्ड आ गया है तो सीधा हो जाएगा। एक तो इसका नाइट्रोजन यहाँ लीनियर हो गया ये कंपाउंड, और दूसरा इसके लोन पेयर इसके डी में चले गए तो उसकी बेसिसिटी घट गई एकदम, ठीक है। जबकि इसमें कोई डी नहीं होते, इसके अंदर कोई भी डी नहीं है, जब डी होंगे ही नहीं इसके अंदर तो ये लोन पेयर किस में जाएंगे, कहीं नहीं, तो ये आराम से H+ को अपने लोन पेयर दे सकता है, तो ये अभी बेसिक है। जब इसके लोन पेयर इसके डी में चले गए तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी एकदम घट गई और बॉन्ड एंगल इसका बढ़ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये बेसिसिटी का ऑर्डर था। अगर हम बात करें फॉस्फाजीन्स की, तो फॉस्फाजीन्स की स्टेबिलिटी भी कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम यहाँ पर PN बना दें और फॉस्फोरस और N के बीच में क्या है, पी पाई डी पाई, अगर मैं फॉस्फोरस से फ्लोरीन लगा दूंगा तो होगा ये कि फ्लोरीन फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अगर फ्लोरीन फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, तो उसके ये डी बड़े हुआ करते थे और वो छोटे हो जाएंगे, और छोटे डी आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं N के साथ, ठीक है, आराम से बैक बॉन्डिंग कर लेंगे, तो आराम बैक बॉन्डिंग हो जाएगी इसके अंदर, तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे आप, उतना ही स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल इन केसेस में, ठीक है। मतलब फ्लोरीन ने क्या किया, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचे, फॉस्फोरस पे प्रोटॉन्स बढ़ गए, या कह लो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब चार्ज बढ़ेगा तो उसके जो डी एक्सपेंडेड थे, जो फैले हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटे हो गए, और छोटे का मतलब लो एनर्जी पे आ गए। अब वो आराम से नाइट्रोजन के साथ मिक्सअप हो सकते हैं या मैच हो सकते हैं, उसकी एनर्जी दोनों की, और आराम से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रोमीन लगाने पे थोड़ी कम होगी कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें इनके बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पर SiPH3, ये तो बहुत बल्कि है, SiPH3 जो है फिनाइल है ये, और फिनाइल तो स्टेरिक हिंडेंस भी बहुत होगी इसमें बहुत स्टेरिक हिंडेंस होगी। अगर स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा हुई तो ये टकराएंगे तो ये फैलेंगे तो ये प्लेनरिटी आएगी इसमें, और प्लेनरिटी आएगी अगर इसमें, और ऊपर से प्लेनरिटी तो चलो आ गई, ऊपर से के पास होते हैं वैगन डी, तो ये आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं कि नहीं दोनों साइड, यहाँ से भी, तो ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ये तो बिल्कुल लीनियर मिला है आपको, और ये उसमें लीस्ट बेसिक होगा, इसके लोन पे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। इस बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी यहाँ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो रिपल्शन की वजह से सीधा हो गया एकदम, इन दोनों टकराया है, ये थोड़ा कम टकराएगा, थोड़ा कम बढ़ेगा, है तो ये 180 है, ये नील 120 के आसपास होगा, और ये तो इसमें तो कोई बैक बॉन्डिंग का सीन ही नहीं है, ये तो वही जहाँ होता है अपना उसी के आसपास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम BnR2 के होल थ्राइस, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि लोन पेयर ढक जाएंगे। अगर आप 3 NR3 लगा दोगे और यहाँ पर एक में एक ही NR3 लगाओ, तो होता यह है कि यहाँ पर इतनी क्राउडिंग करने से ये एक दूसरे को लोन पेयर को ढक लेते हैं, इसके लोन पेयर को ये ढक लेगा, इसके लोन पेयर को ये बगल वाला NR3, और इसके लोन पेयर को ये दोनों NR3। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लोन पेयर अगर ढक गए तो वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, और बैक बॉन्डिंग होगी नहीं तो ये वाला बॉन्ड कमजोर रह जाएगा। जबकि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, आराम से इसके पी में ही अपने लोन पेयर दे सकता है, ठीक है।
तो यहां पर 3 डिग्री वाला जो होगा ये इसका जो BN बॉन्ड है सबसे कमजोर होगा, ठीक है। सबसे मजबूत किसका होगा? जिसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ठीक है। ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगाने से वो एक दूसरे के लोन पेयर को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, जिससे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें कार्बिन की, तो कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इस कार्बिन को हम कहते हैं, इसका नाम है डाइफ्लोरो कार्बिन है, ठीक है। ये सिंगलेट कार्बिन है, फिशर कार्बिन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फिशर इसलिए क्योंकि सिंगलेट है, जितने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, सिंगलेट है, फिशर है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है आपके सामने खाली, तो ये अपने लोन पेयर आराम से दे सकता है उसके वैकेंट पी में। जबकि अगर हम बात करें CBr2, तो ब्रोमीन के जो लोन पेयर वो काफी बड़े हो चुके हैं। भाई ये तो 2p था ना, ये भी 2p, ये भी 2p, तो बैक बॉन्डिंग आराम से हो गई। अब ये तो बहुत ही बड़ा है भाई, इसका 2p छोटा सा है, और ब्रोमीन का जो 5p होगा, इसका 4p होगा, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो 4p कैसे देगा इसके छोटे से p में, ठीक है। तो इस तरह की जो कार्बिन है वो अनस्टेबल रहती है। सबसे स्टेबल कार्बिन कौन सी है? CF2। ये कार्बिन एग्जाम में पूछ ले कि बताओ डाइफ्लोरोकार्बिन जो है वो किस रूप में रहेगी, तो अब ध्यान रखिएगा, ये बताओगे कि आप ये सिंगलेट में रहेगी, और ये एक ऑर्बिटल इसमें पूरा खाली रहता है, और उसी ऑर्बिटल में जो फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग करके कमी उसकी पूरी कर दी है। जो कार्बिन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और वो एक न्यूट्रल स्पीसीज भी है, नहीं। CHF3, CHCl3, CHBr3 में बात करें तो एसिडिटी सबसे ज्यादा इसकी है। रीजन कि जब यहां से H पॉजिटिव को आप निकाल दोगे, तो H पॉजिटिव को निकालने के बाद आपका जो नेगेटिव चार्ज है आराम से ब्रोमीन के D में जा सकता है, जबकि फ्लोरीन के पास कोई D होते ही नहीं है, तो यहां तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। यहां तो सिर्फ -I से स्टेबिलिटी मिलेगी, तो -I कोई इफेक्टिव पैरामीटर तो है नहीं। बैक रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिली है। तो एसिडिक ज्यादा कौन सा हो गया? ये, क्योंकि H+ देने के बाद ये काफी स्टेबल हो जा रहा है, जबकि CHF3 H+ देने के बाद रिलेटिवली कम स्टेबल है। अगर हम बात करें इन दोनों की NSiS3 NCS3 की बेसिसिटी की, तो NSiS3 जो है आपका कम बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके लोन पेयर इसके D में चले गए, तो इसके लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो बेसिक होगा ही नहीं। जबकि NCS3 के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग का सीन नहीं है, वो किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कोई, तो इसके लोन पेयर आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ये तो प्लेनर भी हो जाएगा, sp2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल जो है वो नियरली 105 के आसपास रहता है, ठीक है। OCl2OH2 में बात करें अगर हम, तो OCl के अंदर भी क्लोरीन के पास होते हैं वैकेंट D, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके लोन पेयर तो इसमें चले गए, तो अवेलेबल नहीं बेस। OH2 में तो कोई बैक बॉन्डिंग का सीन है नहीं, तो इसके लोन पे आराम से H+ को दे सकते हो आप, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा, ठीक है। इसके लोन पे का है, इसका D में चलेगा। अच्छा, इससे और क्या पता चला हमें? बॉन्ड एंगल की बात करें तो OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा पानी से, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कटर आ गया ना, तो ये sp2 बन गया है, ठीक है, जबकि वो sp3 का sp3 है अभी भी। सर इफेक्ट की वजह से भी कई बार देखा गया है कि बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है। कैसे? सर इफेक्ट का वीडियो देख लेना अगर आपको पता ना हो सर इफेक्ट किन ग्रुप्स की वजह से होता है, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जो भारी भारी ग्रुप होते हैं वो टकराते हैं आपस में, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, जो टकराएंगे तो टकराने की वजह से ये आई जो आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा। अरे इस क्लैशिंग को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, 3 भारी ग्रुप लाइन से लगा दी हैं, तो आयोडीन अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो अब इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो ये सिंगल ही बना रहेगा, जब इसके लोन पेयर में चले जाएंगे यहाँ तो कोई स्टेरिक एंडेंस का सीन ही नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड कटर होगा इसमें, तो ये मजबूत होगा, ऊपर वाला सिंगल ही है, तो ये कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बी वाला बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ए से। क्यों? क्योंकि बी वाले में क्या है? डबल बॉन्ड कटर, और ए में क्या हुआ है? ए में स्टेरिक एंडेंस की वजह से आई बोर्ड से बाहर आ चुका है, अब वो रेजोनेंस नहीं कर सकता, वो सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम इसकी ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहां पर एस कटर ज्यादा है तो ये जल्दी खींचेगा इसको, तो यहाँ डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, है ना, डबल बॉन्ड कटर आएगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये एस कटर कम है, यहाँ sp2 है ये, तो यहाँ 50% एस था, यहाँ सिर्फ 33.3% एस है, तो ये थोड़ा सा मतलब कम रेजोनेंस कर रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं, बैक डोनेशन नहीं हुआ है, रेजोनेंस नहीं हुआ है, जबकि यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है रेजोनेंस का, ठीक है, तो ये सिंगल ही बना रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये सबसे मजबूत रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कटर, ये वाला भी ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ बहुत सारे sp2 हैं तो कुछ ना कुछ खींचेंगे, यहाँ पर sp है तो भी सबसे ज़्यादा खींचेगा, यहाँ एक है तो ये भी थोड़ा बहुत खींच लेगा पर इससे कम होगा, यहाँ तो कोई खींचने वाला ग्रुप ही नहीं है, तो सिंगल का सिंगल बना रहेगा। अगर हम बात करें सल्फाजीन्स की या सल्फर नाइट्राइड कंपाउंड्स की, तो इस तरह कंपाउंड्स में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, एस और एन के बीच में क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। तो एस और एन में अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो मैं फ्लोरीन अगर लगा दूंगा तो फ्लोरीन सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, जिससे सल्फर के जो डी थे जो बहुत बड़े हुआ करते थे अब वो छोटे हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्शन से, और छोटे हो जाएंगे तो आराम से नाइट्रोजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड का ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन से। ठीक है, और H लगा दोगे तो वो बनेगा ही नहीं कभी। नीचे वाले में अगर हम बात करें तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ज़्यादा एसिडिक तुम्हारा ये वाला होगा, सल्फर वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला H अगर मैं निकाल दूं, इस वाले H को, इस H को निकालने के बाद अगर बेस डालोगे, बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, और इसका एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकल गया तो ये नेगेटिव चार्ज तुरंत सल्फर के साथ पी पाई डी पाई कर सकता है, मतलब स्टेबिलिटी पा सकता है रेजोनेंस से। जबकि यहाँ तो सिर्फ इंडक्टिव काम कर रहा है ऑक्सीजन में, तो कोई डी होता नहीं है, तो इस माइनस को ऑक्सीजन सिर्फ इंडक्टिव से स्टेबिलिटी दे सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसको डिस्टेबलाइज भी कर रही होगी एट द सेम टाइम। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सल्फर वाला। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि H+ देने के बाद ये बैक बॉन्डिंग में चला गया नेगेटिव। अगर बात करें रेट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन, तो OCH3 और OSIS3 में तो एडक्ट हमें बनाना किसके साथ? BF3 के साथ। एग्जाम में अगर पूछता है कि BF3 के साथ एडक्ट बनाइए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता स्ट्रक्चर, तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर है इस तरीके से। तो इसमें वैकेंट P में आपको देना है ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अगर सिलिकॉन के साथ लगा रखा है तुमने, ये तो बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा इसका लोन पेयर, तो इसके साथ इसके लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है। जब इसके लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो इसके सिलिकॉन को डी में गए हुए हैं, तो ये एडक्ट बनाएगा कैसे? हाँ, जबकि OMe की अगर हम बात करें तो OMe के लोन पेयर कहीं कोई बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से एडक्ट बना लेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये तो एडक्ट बना लेगा, पर OCSIS3 एडक्ट नहीं बना सकता क्योंकि इसके लोन पेयर सिलिकॉन के डी में बिजी हो रखे हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में। सेम BCl3 BF3 में, BF3 के अंदर बोरोन और फ्लोरीन के अंदर ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है क्योंकि दोनों की साइज ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर की है। तो इसके लोन पेयर अब खुद ही सोचो, B और F में, तो B के पास तो एम्प्टी P ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके P को तो इसके लोन पे ने भर दिया है। जबकि BCl3 में बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसका ऑर्बिटल खाली रहेंगे, और खाली रहेंगे तो OMe2 आराम से अपने लोन पे इसके वैकेंट P में दे सकता है। ठीक है, तो एडक्ट OMe2 के साथ BCl3 ज्यादा अच्छा बनाएगा। BF3 BPS3 और BMe3 में बात करें एसिडिटी की, तो एसिडिटी का मतलब होता है जो लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो BF3 में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है। अब जिस में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो उसके बाद ऑर्बिटल ही नहीं खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ? तो ये तो सबसे खराब बेस होगा। जबकि BPH में भी क्या हो रहा है? BPH में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, है ना, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा। तो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है कॉन्जुगेशन से। और लास्ट वाले में BMe में क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे खराब है, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे वीक फिनोमेना है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पर रेजोनेंस से मिलेगी, कॉन्जुगेशन से मिलेगी, और यहाँ रेजोनेंस से। तो इसमें सबसे पहले कमी पूरी हुई है, जबकि इसमें रिलेटिवली अभी कमी है, तो ये ज्यादा अच्छा ल्यूइस एसिड है। ठीक है, BMe3 में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, BPS3 में कॉन्जुगेशन हो रहा है, और BF3 के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, 2p पाई 2p पाई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है पाई p 2p पाई। इसमें क्या हो रहा है? सिग्मा p और 2p पाई। हाइपर कॉन्जुगेशन। CF3 CCl3 में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो CF3 में ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसके पास लोन पेयर है, दोनों ही जो खाली ऑर्बिटल है ये 2p है, और फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो भी 2p में है, दोनों की साइज ऑलमोस्ट बराबर है, तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो ये कार्बोकैटायन काफी स्टेबल हो जाएगा। ठीक, जबकि CCl3 में क्लोरीन की साइज हो गई है बड़ी, लोन पेयर फूल के हो गए मोटे, तो ये बैक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन वाला जो है इतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। H3PO2 H3PO3 H3PO4 की अगर एसिडिटी की बात करें तो H3PO2 जो होता है P डबल बॉन्ड H3PO2 हमें देख के ऐसा लगता है शायद कि ऐसा रहा होगा OH OH H, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके संग एक खासियत है कि वो एक डबल बॉन्ड जरूर बनाते हैं, क्योंकि रीजन इज p पाई d पाई की वजह से, क्योंकि ये बिना p पाई d पाई के जिंदा नहीं रह सकते। इसमें तो सिंगल ही बॉन्ड रखे हैं सारे, तुरंत ऑक्सीजन अपने लोन पे इसके डी में देता है और एक नई फॉर्म ले लेता है मॉलिक्यूल p पाई d पाई की वजह से। तो p डबल बॉन्ड O, रीजन इज क्योंकि भाई पहले इसने दिए होंगे इसके ऑक्सीजन के वैकेंट p में, फिर ऑक्सीजन ने दे दिए इसके वैकेंट d में। कॉन्टेंट बॉन्ड है, ये नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड है, इससे नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर H जो है हटके यहाँ लग जाएगा, बाकी ये वो H है ही ये H। तो देखने में ये लग रहा था डाइबेसिक, पर एक्चुअल में होता है ये मोनोबेसिक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये तो ऐसा होता है। सिमिलरली अगला वाला बनाए अगर मैं H3PO3, तो हम सोच सकते हैं ना ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें p डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये रियल में तुरंत टोटमराइज होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा p पाई d पाई, तो ये ऐसा बन जाएगा OH OH, है ना, लास्ट वाला ठीक है ही। तो मैं तीनों को अगर बनाऊं तो आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सी एसिड्स बना रहे हो आप तो उसमें एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। तो ये बन गया H3PO2,
ये बन गया आपका H3PO3 और ये बन गया हमारा H3PO4। अगर हम इसमें देखें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इसके अंदर पहला वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही H पॉजिटिव को निकालेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी H पॉजिटिव को निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी H पॉजिटिव को निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये नेगेटिव चार्ज तुरंत रेजोनेंस में आ जाएगा, 100% रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर स्टेबिलिटी मिल रही है। जबकि इसमें बात करें, ये कहेगा मैं रेजोनेंस में आ रहा हूँ, ये कहेगा मैं भी आ रहा हूँ रेजोनेंस में, तो एट द सेम टाइम यहाँ लड़ाई होने लगेगी, क्रॉस रेजोनेंस होने लगेगा, जिसे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। यहाँ पर और प्रॉब्लम है, ये कहेगा मैं आ रहा हूँ, ये दोनों भी कहेंगे मैं हम आ रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें बिल्कुल क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, तो ये सबसे स्टेबल है और सबसे ज़्यादा एसिडिक भी हो जाएगा H+ देने के बाद। ठीक है, देखने में आपको ये जरूर लग सकता है इसमें 3 H है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, ऐसा नहीं है। ये भलाई इसमें 3 H जरूर है, पर H निकलने के बाद स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है किसी को भी, रीजन इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो H इसमें पहला ही, एसिडिटी में हमेशा पहला ही H मेनली कंट्रीब्यूट करता है, आगे के 2 H कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उनको वैसे भी लेना बेकार है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का सीन है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक था H3PO2, क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन था ही नहीं। ठीक है, H3PO4 के अंदर बहुत सारा क्रॉस कॉन्जुगेशन है। Cr2 इसमें है ये कार्बिन, और कार्बिन में आप जानते हो कि जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हो पीरियड में, तो आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से कार्बन की फैमिली की बात करूं तो लेड जो है वो +2 में रहना चाहता है, कार्बन +4 में स्टेबल रहना चाहता है। तो ये सब के सब अगर हम बात करें तो टिन जो है +2 में ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये तो नॉर्मल हो गया। Cr2 वाला सबसे अनस्टेबल है, SnR2 ज़्यादा स्टेबल है, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। HCN और HCP की अगर बात करें तो HCN स्टेबल है, क्यों? क्योंकि दोनों 2p2p है, 2p2p इंटरेक्शन अच्छा होता है, जबकि HCP खराब है क्योंकि इसका 2p है, इसका 3p है, बड़ा ऑर्बिटल हो गया तो इंटरेक्शन खराब हो गया, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए HCN ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HCP से, ये ज़्यादा स्टेबल है। R3NO और R3PO में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के चांस हैं R3PO के अंदर। अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो जरा, डायपोल मूवमेंट एक तो कम हो जाएगी किसकी, PO की। क्यों हुई कम? क्योंकि ऑक्सीजन ने लिए, फिर वापस कहाँ गए ये लौट के, इसके D में, तो डायपोल्स खत्म ही हो गए। दूसरा N और O का बॉन्ड टूटा ही रहेगा, तो ये हाइड्रेट बना लेगा आराम से, ये आराम से हाइड्रेट बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन N एल्किल ऑक्साइड के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, रिएक्टिविटी भी N एल्किल ऑक्साइड की ज़्यादा होगी, सोल्युबिलिटी भी N एल्किल ऑक्साइड की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी N एल्किल ऑक्साइड की ज़्यादा होगी, तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, हाइड्रेट फॉर्मेशन ज़्यादा है, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है और सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। जबकि R3PO जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कनेक्टर है, मजबूत है, स्टेबल है। डायपोल है नहीं, डायपोल तो कैंसिल हो गए, एक बॉन्ड गए आगे की तरफ, एक लौटा है पीछे की तरफ, है ना, तो डायपोल कैंसिल हो गए, मतलब कम हो गए, पूरी तरह जीरो तो नहीं पर हाँ कम हो गए। अगर हम बात करें इन तीनों की बेसिसिटी की तो NSiH3 का होल थ्राइस है यहाँ पर, NSiH3, 3 SiH3 हमने लगा रखे हैं यहाँ। और अगला है N जर्मेनियम, और N जर्मेनियम भी थोड़ी बहुत बैक बॉन्डिंग कर ही लेगा, हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी पर हो तो जाएगी। सबसे अच्छी कब होगी? सिलिकॉन के साथ। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के जो डी हैं वो छोटे हैं रिलेटिवली, तो ये आराम से पी/डी कर सकता है। जर्मनी के डी थोड़े बड़े होने लगे ना अब, और ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता फॉस्फोरस वाला, क्योंकि फॉस्फोरस के पास तो 2p नहीं है। अगर आपको बैक बॉन्डिंग करनी है तो 2p ऑर्बिटल होना जरूरी है। जब बड़े p लोगे 3p 4p तो वो बैक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये तो पिरामिडल ही बना रहेगा। PSiS3 तो पिरामिडल का पिरामिडल रहेगा, ये दोनों हालांकि प्लेनर हो जाएंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। N जर्मेनियम N सिलिकॉन बैक बॉन्डिंग करेंगे तो ये प्लेनर हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे, और अगर बैक बॉन्डिंग करेंगे तो बेसिसिटी इनकी तो कमी हो जाएगी। फॉस्फोरस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो इसके लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेंगे H+ के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पिरामिडल का पिरामिडल बना हुआ है, जबकि ये दोनों प्लेनर हो चुके हैं। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग NSiH3 में है। ठीक है, PSiH3 में तो है ही नहीं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग करने के लिए सेंट्रल एटम आपका 2p होगा, तभी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, वरना बैक बॉन्डिंग नहीं कराना आप। PR3 NR3 में अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो PR3 की रिएक्टिविटी, PR3 को आप बाहर निकालोगे तो जलने लगता है, NR3 स्टेबल रहता है एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस तुरंत इसके संग p/d करने लगता है। ठीक है, p डबल बॉन्ड काफी मजबूत है p/d की वजह से, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, जलने लगेगा। ठीक है, फॉस्फोरस को आप ऑक्सीजन में रख भी नहीं सकते हो। ठीक है, वो तुरंत P2O5 P4O10 P4O6 ऑक्साइड बनाने लगते हैं। इसी तरह से हम बात करें S4N4H4 अगर कंपाउंड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा अगर कोई पूछे, तो सल्फर, जैसे यही कंपाउंड है, इसमें SN है और H लगाना है आपको। तो H आप अगर S पे लगाते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन की यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ही खराब है। सल्फर को तो आपने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया,
यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो H सल्फर पे लगाई क्यों? क्योंकि सल्फर तो है बहुत बड़ा, भाई सल्फर तो कैसा है, बहुत ही बड़ा, सल्फर का 3D और इसका है 1s, ये तो बहुत ही टूट जाएगा तुरंत, तो सल्फर H के साथ बॉन्ड बनाएगा ही क्यों? तो H फिर कहाँ लगेगा? N के साथ लग जाएगा। क्यों N के साथ क्यों लगा? N के साथ इसलिए लगा क्योंकि N छोटा है रिलेटिवली, तो वो आराम से इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि 2p1s इंटरेक्शन है रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कभी आ जाए एग्जाम में तो आप कभी भी गलती से यहाँ पर H S के साथ मत लगा देना, S हमेशा N के साथ रहेगा। ठीक है, इंटरेक्शन अच्छा होने की वजह से। हाँ, पर फ्लोरीन लगाते हो आप, तो फ्लोरीन आप कभी भी N के साथ नहीं लगा सकते, फ्लोरीन को सल्फर से लगाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ही फ्लोरीन लगाओगे तो फ्लोरीन जाएगा सल्फर पे, क्योंकि सल्फर फ्लोरीन सल्फर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा यहाँ, फ्लोरीन खींचेगा तो सल्फर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो सल्फर के जो ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल वो छोटे हो जाएंगे, और अगर वो छोटे हो गए जो पहले बहुत बड़े हुआ करते थे तो वो आराम से N के साथ p पाई डी पाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑर्बिटल का, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आराम से आपकी बैक बॉन्डिंग होने लगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, N से S की तरफ, N से S की तरफ, N से S की तरफ। ठीक है, ऐसे, जबकि F को यहां लगा दो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि S तो भी बड़े हुए हैं भाई, बड़े S N के साथ भी परेशान कर रहा है। देखो S के संग बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? क्योंकि जो D हैं बहुत बड़े हैं और N का जो P है वो छोटा है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती पहली बात तो यहाँ पर। और यहाँ F को तुमने N से लगा दिया है, तो N को छोटा थोड़ी करना है हमें सल्फर के D को छोटा करना है, ताकि वो बैक बॉन्डिंग आराम से कर ले नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड तो मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरीन लगाते हो, क्लोरीन लगाते हो, ब्रोमीन लगाते हो तो सल्फर से लगाना, और H लगाते हो तो नाइट्रोजन से लगाना। ठीक है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना, इस तरह कॉम्प्लेक्स अभी पूछ ले दो। ठीक है, नीचे अगर बात करें सेम हम बोराजीन में अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन कहाँ लगाओगे आप? क्लोरीन को आप लगाओगे बोरोन से। क्यों लगाओगे? क्योंकि बैक बॉन्डिंग करेगा वो उसके साथ, BN। अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ तो क्लोरीन आराम से इसके बैक एंड P के साथ, मतलब या आप ये कह सकते हो ये क्लोरीन खींचेगा तो इसमें प्लस चार्ज डेवलप होगा, तो आराम से नाइट्रोजन अपने लोन पे इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आराम से छोटे हो जाएंगे और N के साथ अच्छी मिक्सिंग दे पाएंगे या बैक बॉन्डिंग कर पाएंगे। और वैसे भी बोरोन और क्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्टेबल रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है, क्योंकि ये खुद भी तो बैक बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, क्लोरीन को इससे मत लगा देना आप, नाइट्रोजन से क्लोरीन को लगा दो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन या हीट्रो एटम हमेशा बोरोन से लगेगा, और ये रहेगा इस फॉर्म में रहता है ये। जब इसे लगाओगे आप कॉर्डिनेट बॉन्ड N से B की तरफ, N से B की तरफ, N से B की तरफ। ठीक है, इसे बोराजीन कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि बताइए क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, तो क्लोरीन जो है वो ल्यूइस बेस है और बोरोन जो है वो ल्यूइस एसिड है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब बोरोन की तरफ रहेंगे। ठीक है, H तो आप कहीं भी लगा सकते हो, H की कोई टेंशन नहीं है, बोरोन से लगाओ चाहे N से लगाओ। हाँ, पर लोन पेयर को आप वहाँ लगाओगे जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन वगैरह को भी जब हम लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? फ्लोरीन को आप लगाते हो फॉस्फोरस से। ठीक है, न कि आप लगा दो कहीं नाइट्रोजन टाइप से। ऐसे ही अगर हम बात अगर कहीं अगले वाले की एडेट फॉर्मेशन की, तो एडेट फॉर्मेशन में BF3 के साथ अगर आपको एडेट बनाना है, ये BF3 है, इसका वैकेंट P होता है, तो एडेट पिरिडीन सबसे आराम से एडेट बना देगा। क्यों? क्योंकि पिरिडीन कम भीड़ वाला है ना, तो कम भीड़ वाला होगा तो आराम से अपने लोन पर दे देगा इसमें पिरिडीन। जबकि अगर तुम इतना भारी वाला ले लोगे ग्रुप जिसमें टर्शी बिठा लगाया, तो ये घुसेगा कैसे यहाँ पर? ये अपने लोन पर कैसे दे पाएगा बोरोन को? तो ये सबसे, इसमें जो हीट निकलेगी एडेट फॉर्मेशन की सबसे कम निकलेगी। हाँ, लेकिन अगर वो ये पूछता है इसमें कि बेसिटी का ऑर्डर बताओ, तो बेसिटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा बेसिक गैस फेज में बात करें तो ये है, उसके बाद आपका मिथाइल लगाने के बाद सबसे लास्ट में पिरिडीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से इसके लोन पर बढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक ज़्यादा है। पर हाँ, एडेट फॉर्मेशन पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ भीड़ का बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर ज़्यादा भीड़ कर दोगे तो एडेट खराब होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें इसे कहते हैं क्यूनिक्लूडिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें जो नॉरबोरेंस टाइप के स्केलेटन होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड फिक्स हैं। 3 बॉन्ड फिक्स होते हैं, ये लोन पेयर भी फिक्स हो जाते हैं, एक डायरेक्शनल हो जाते हैं। अगर ये डायरेक्शनल हो गए तो ये आराम से अपने लोन पेयर किसी भी H+ को दे सकते हो, या कह सकते हो H+ आराम से इसमें अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जो बनाया है, ये जो ऑर्डर लिखा है, ये है एडेट फॉर्मेशन का। ठीक है, किसके साथ? ये तो BF3 के साथ था ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला जो है ये भी BF3 के साथ है, तो ये सबसे अच्छा आराम से बना लेगा BF3 के साथ एडेक्ट जो है। ठीक है, उसके अलावा NMe2, NMeH2 और NMe3, NMe2 सबसे अच्छा एडेक्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि NMe2 जो है ना तो बहुत क्राउडिंग है इसमें, और इंडक्टिव इफेक्ट भी है इसमें, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। क्या? लेस क्राउडिंग है, क्राउडिंग भी कम है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी ठीक ठाक है। उसके बाद आएगा आपका ये NMeH2। क्यों?
ठीक है। इसमें इंडक्टिव, इसमें क्राउडिंग अभी भी कम है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है NME3 में, तो भीड़ वाला सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जिसमें क्राउडिंग ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में आएगा। अगर इसमें बात करें NMeH2, NMe2H, ये तो बहुत ही भारी लगा दिया हमने टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर आप बहुत भारी टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप का बोरोन ये ले लोगे तो यहाँ पर तो वही आ पाएगा पहले जो कम भीड़ वाला है। तो सबसे कम भीड़ किसमें? प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें हीट ऑफ एडक्ट या रेट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन सबसे कम होगा टर्शियरी वाले में। अगर हम बात करें BCl3, AlCl3 और GaCl3 की, बताओ डाईमिथाइल ईथर के साथ एडक्ट सबसे जल्दी किस में बनेगा? तो यहाँ बड़ा ध्यान रखिएगा आप, एडक्ट फॉर्मेशन के अंदर हार्डनेस का बहुत बड़ा रोल है। BCl बोरोन से क्लोरीन लगा रखा है और गैलियम से क्लोरीन लगा रखा है, तो गैलियम काफ़ी बड़ा है, ये 2p 3p 4p 4p तो बड़ा ऑर्बिटल हो गया, बड़ा मतलब सॉफ्टनेस आ गई इसमें, तो सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है और हार्ड को हार्ड। ऑक्सीजन हार्ड होता है, यहाँ पर बोरोन छोटा है, बोरोन भी हार्ड है, तो बोरोन के साथ इसका एडक्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन सेम अगर मैं सल्फर ले लूँ तो सल्फर तो सॉफ्ट होता है भाई, सल्फर जो SHAP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सल्फर बड़ा है ना, तो सल्फर सॉफ्ट है, सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है, तो सल्फर के साथ एडक्ट पूछा है उसने, तो सल्फर के साथ अच्छा एडक्ट कब बनाएगा? जब GaCl3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, बड़ा बड़े के साथ छोटा ऑक्सीजन, बोरोन भी छोटा छोटा छोटे के साथ एडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था कुछ एक बेसिक ओवरव्यू बॉन्डिंग्स के बारे में और उनका एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।